Welcome class 8. Today I am going to start chapter 3 of civics. ओके तो बेटा चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं. हेडिंग क्या है इसका, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. बेटा इसमें हमें पढ़ना है कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों हुई. तो मैं पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर का. तो फर्स्ट है बेटा, स्टार्टिंग विद द हेडिंग ऑफ द चैप्टर ओनली, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. बेटा जैसा कि आप पहला हेडिंग देख रहे हो कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो पहले हम समझ लेते हैं पार्लियामेंट. बेटा पार्लियामेंट क्या होता है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है और लोगों के डिसीजन को सेंटर गवर्नमेंट के सामने रखता है, वही पार्लियामेंट कहलाता है. यानी हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में लोगों के प्रॉब्लम को वहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं. अब पार्लियामेंट नेक्स्ट देखो बेटा, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है, इट शो द इंडिया ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. बेटा हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं डेमोक्रेसी मतलब जैसा आप जानते हो आज़ादी, स्वतंत्र. तो बेटा पार्लियामेंट में लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वह किस में काम आता है, डिसीजन मेकिंग में, यानी कोई निर्णय लेने में या निर्णय को बनाने में. तो उसे ही हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी. अब बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो बेटा पहला है रोल ऑफ पीपुल एंड देयर पार्टिसिपेशन, वाई शुड द डिसाइड. बेटा इसमें हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में लोगों का रोल क्या होता है और वह कैसे किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं और क्यों डिसाइड करते हैं. सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल. लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे बार बार आ रहा है कि पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो आखिर कैसे, ये भी इस चैप्टर में हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल टॉपिक के सहारे जानेंगे और पढ़ेंगे. थर्ड, पार्लियामेंट फंक्शन पीपुल इन द पार्लियामेंट. बेटा और इसमें हम पार्लियामेंट के फंक्शन को डेप्थ में पढ़ेंगे, यानी गहराई से जानेंगे कि वास्तव में पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है. एंड पीपुल इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में पीपुल का वर्क क्या होता है. बेटा अब फर्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसका फर्स्ट टॉपिक था व्हाई शुड पीपुल डिसाइड. तो बेटा इसमें आप देखो, पहले मैंने टॉपिक लिखा इंडिया नेशनल मूवमेंट, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंस्पिरेशन विद द आइडियाज सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. बेटा पार्लियामेंट क्यों बनाया गया, क्यों बना, इसका सीख हमें हिस्ट्री से मिलता है. जैसा कि आप जानते हो कि 90 सालों तक, लगभग 90 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा. तो बेटा उस सिचुएशन में इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, उसको हम कहते हैं इंडिया नेशनल मूवमेंट. तो बेटा उस मूवमेंट से हमें बहुत सी सीख मिली. ठीक, तो उससे निर्णय लिया गया कि नहीं पार्लियामेंट ज़रूरी है, पार्लियामेंट रहेगा तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी या हमें क्या क्या बेनिफिट होगा. तो फर्स्ट बेटा देखो, जैसे फ्रीडम, तो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से मिला कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है. यानी जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हो तो हमें फ्रीडम होना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता होना चाहिए. क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ हमारे देश पे राज करते थे, तो बेटा हमारे इंडियन पीपुल को किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं था, पूरे दबाव में रहते थे. यानी उनके अकॉर्डिंग किए हुए कार्यों को वह करते थे, जो अंग्रेज़ कहते थे इंडियन पीपुल वह वर्क करते थे, आज़ादी नहीं थी. तो ये देखते हुए पार्लियामेंट बनाने की आवश्यकता पड़ी. सेकेंड है बेटा इक्वलिटी. पहले क्या था, कुछ ही लोग थे जिनको अंग्रेज महत्व देते थे, बाकी लोगों को वो कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे. तो उसमें अंतर था, डिफरेंट था. तो उसमें ये हुआ कि नहीं, जब हम आज़ाद होंगे और हम आज़ादी होने के बाद पूरी तरह से, चाहे वह किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, रिच हो, पुअर हो, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए. तो इसको देखते हुए पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ी. थर्ड बेटा एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. पहले बेटा अंग्रेज़ों के राज में क्या था,
कि अंग्रेज ही डिसीजन लेते थे कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। तो हमारे जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी लॉ बनाएंगे वह पार्टिसिपेशन होगा। किसका पार्टिसिपेशन होगा? यानी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के बाद वह रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में जाके अपने क्षेत्र, अपने लोगों की समस्याओं को बताएगा और डिसीजन बनाने में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट बेटा देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर फॉर बैक इन 1885। बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इस समय कांग्रेस पार्टी आप कहते हो, बेटा उसका न्यू 1885 में ही पड़ गया था, यानी उसका गठन जो हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। और बेटा ये अंग्रेज़ों के समय में ही बना हुआ था, और ये हमेशा क्या करता था? अंग्रेज़ों से डिमांड करता था। किस चीज़ का डिमांड करता था? इलेक्टेड मेंबर कि लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेचर हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। पहले अंग्रेज क्या करते थे? अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार लोगों को सेलेक्ट कर लेते थे और वह डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू किया, प्रेशर बनाना शुरू किया अंग्रेज़ों पे कि जो भी लेजिस्लेचर में मेंबर्स होंगे वह इलेक्टेड होंगे। अब लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है बेटा? आप सिंपली भाषा में कह सकते हो, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग, यानी लॉ बनाने में जो लोग होते हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो नेक्स्ट देखो, सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन वाज अलाउड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। बेटा बार बार प्रेशर बनाने के बाद इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो प्रेशर बनाता था अंग्रेजों पे, उसकी वजह से कुछ ही लोगों को इलेक्ट किया गया। किसमें? लेजिस्लेचर में। किसके द्वारा? अलाउड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी एक्ट 1909 के द्वारा कुछ ही लोगों को लेजिस्लेचर में इलेक्ट किया गया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, बट नॉट ऑल एडल्ट्स वर गिवन वोटिंग राइट्स। लेकिन बेटा इतना होने के बाद भी हमारे जो एडल्ट्स होते हैं उनको, सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। यानी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में। किसी तरह इंडिया एक्ट 99 बना जिसमें ऐसा किया गया कि इलेक्टेड लोग बनेंगे, बट सारे एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशू ऑफ गिविंग वोटिंग टू ऑल। लेकिन बेटा जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, देयर वाज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशू, एक इशू बन गया, यानी हमारे देश में चर्चाएं होने लगी कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे वोटिंग करने का अधिकार न हो। यानी आज़ादी के बाद लोगों ने डिमांड शुरू कर दिया कि नहीं, सबको वोट मिलना चाहिए। सबको वोट का मतलब एडल्ट्स को, सबको वोटिंग का मतलब क्या? एडल्ट्स को। एडल्ट यानी आप कह सकते हो 18 ईयर्स से ऊपर जो हैं उन्हें हम एडल्ट्स कहते हैं, तो उनको वोटिंग मिलना चाहिए। ऐसा कब हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये एक इशू बन गया कि नहीं, सबको होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया शुड शो द एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बेटा इंडिपेंडेंट इंडिया शुड शो द एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बेटा इंडिपेंडेंट इंडिया, हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस फ्रीडम को पाने के लिए हमारे लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, उस विश्वास को कायम रखने के लिए ऐसा किया गया। बहुत से ऐसे वर्क हैं या बहुत से ऐसे टॉपिक हैं बेटा जो मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया शुड शो द एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कि हमारा देश आज़ादी के लिए कितना स्ट्रगल किया। बहुत से लोग इसमें मरे, लाखों लाखों लोग मरे, लाखों लाखों लोग उस मुकाम पे गए जो कि पॉसिबल नहीं था, ऐसा काम किए जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं हमारे फ्रीडम के लिए। तो बेटा ये सब देखते हुए हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को लागू किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब होता है बेटा वोट देने का अधिकार, और भी इसमें बहुत से चीज़ आते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अभी समझ लो क्योंकि अभी वोटिंग की बात हो रही है तो मैं बता दूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है वोटिंग करना। तो इस थ्रू गवर्नमेंट ने हमारे देश के सारे एडल्ट यानी जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं सबको वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया। तो बेटा ये आपके चैप्टर 3 सिविक्स का टॉपिक था, इसमें मैंने कुछ टॉपिक बताया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म में
मैं इसके आगे का वीडियो, इसके आगे के पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने आज बेटा जितना बताया आप उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और जो भी क्वेरी हो आपकी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जहाँ भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। धन्यवाद।